हेलो फ्रेंड्स, मनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए और साथ साथ और भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ आदि का एग्जाम है, केबीएस टीजीटी पीजी आदि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मध्यकालीन हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है। और ये परीक्षा 2017 की परीक्षा थी और परीक्षा इसकी जो हुई थी वो हुई थी 3 नवंबर 2019 को। ठीक है। और 2017 की ये जो है परीक्षा थी। तो व्याख्या सहित इसमें हल प्रश्न पत्र है और हम इसे देखेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। हिस्ट्री के मैं कई सारी सीरीज चला रही हूँ, एनसीईआरटी भी पढ़ा रही हूँ। एक सीरीज वो चल रही है और इसी भी सीरीज अभी चलाना शुरू किया असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, और इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी इसके। और बाकी दूसरा मध्यकालीन हिस्ट्री के क्वेश्चन जो अपलोड हो रहे हैं बना के कर रही हूँ, वो भी जरूर सारी वीडियो जरूर देखें, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें 120 क्वेश्चन है, तो मैं इसे 25-25 क्वेश्चन कराऊंगी लास्ट में, फिर जो है 20 क्वेश्चन करा दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो फिर। और ठीक है। तो जरूर क्वेश्चन सारे देखें। तो 25 क्वेश्चन आज कराऊंगी, उसके बाद फिर सेकंड में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुर्की की महान नेशनल असेंबली ने कब तुर्की को गणतंत्र घोषित किया? अक्टूबर 1923, दिसंबर 1923, फरवरी 1924, अप्रैल 1924। तो राइट ऑप्शन देखिए ये है। तुर्की की महान नेशनल असेंबली ने अक्टूबर 1923 में तुर्की को गणतंत्र घोषित किया और मुस्तफा कमाल अतातुर्क को राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है। पुनर्जागरण का उद्भव कहाँ हुआ? फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली। राइट ऑप्शन जैसा कि डी है, इटली में। पुनर्जागरण अर्थात फिर से जागना 14वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति हुई उन्हें पुनर्जागरण कहा जाता है। और यह पुनर्जागरण इटली से आरंभ हुआ और यूरोप में पूरे फैल गया और यूनान और रोम के प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा का भाव प्रकट करता है। निम्न में से कौन कैथोलिक ईसाई धर्म से संबंधित था? काल्विनवाद, आंग्लीयता, यीशु समाज, जैसूट। राइट ऑप्शन देखिए ये है। और ये आप एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ेंगे 11th क्लास की, उसमें ये सब मिल जाएगा आपको। तो डीपली नॉलेज के लिए जरूर एनसीईआरटी 11th क्लास और 12th क्लास की जरूर पढ़ें। तो इस मसीही या क्रिश्चियन एक इब्राहिमी धर्म है जो यहूदी परंपरा से निकला है। ईसाई धर्म और यीशु धर्म मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें मुख्यतः 3 समुदाय हैं: कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स। इनका धर्म ग्रंथ जो है बाइबिल है। और अकबर के दरबार में सर्वधर्म सभा में विचार विमर्श हेतु जैसुइट फादर उपस्थित थे। उन्होंने आगरा में एक चर्च भी स्थापित किया। यीशु समाज जैसुइट कैथोलिक ईसाई धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट है लोकप्रिय नारा बिन प्रतिनिधित्व के कर प्रणाली तानाशाही है, दिया गया जेम्स ओटी, जॉर्ज ग्रेनविले, चार्ल्स टाउनसेंड, लॉर्ड नॉर्थ। राइट ऑप्शन ए है जेम्स ओटी। लोकप्रिय नारा बिन प्रतिनिधित्व के कर प्रणाली तानाशाही है, जेम्स ओटी द्वारा दिया गया। और उन्होंने यह नारा 1765 ईस्वी में बोस्टन में दिया था। कहाँ पे दिया था? 1765 में दिया था बोस्टन में। और क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व वहां के ब्रिटिश कॉलोनियों में रहने वाले अंग्रेजी मूल के लोगों का ब्रिटिश संसद से सीधा प्रतिनिधित्व नहीं था, तो उसके द्वारा पारित कोई भी कानून वैध नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है फर्डिनेंड मैगलिन 16वीं शताब्दी का एक नाविक और अन्वेषी था। राइट ऑप्शन डी है, एक पुर्तगाली था ये। और उसका जन्म 1480 में पुर्तगाल में हुआ था। उसने मसाला द्वीप के लिए पश्चिम से होकर जाने वाले मार्ग खोजने में स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम की सहायता की थी। ठीक है। नेक्स्ट है 2019 की महान आर्थिक मंदी से उत्पन्न आर्थिक संकट को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का नाम था। राइट ऑप्शन डी है संरक्षणवाद। तो 1929 की महान आर्थिक मंदी से उत्पन्न आर्थिक संकट को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई। संरक्षणवाद का अर्थ सरकार की उन कार्रवाइयों या नीतियों से है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती हैं। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाती हैं, उसको प्रतिबंधित करती हैं। ऐसी नीतियों को प्राय विदेशी प्रतियोगिता से स्थानीय व्यापारियों नौकरियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से अपनाया जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स 1929 की महामंदी के दौरान एक उद्धारकर्ता थे के रूप में सामने आए और उनके सिद्धांतों ने अर्थव्यवस्था को मंदी के दौरान ठीक होने में मदद की। ठीक है।
और कीन्स के सिद्धांत ने सरकार को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहित किया, इसे संरक्षणवाद की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोगों को दिए गए मृत्युदंड के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांतो, लुइस लहवा, रॉबस्पियर, मेरी अंतोनेट। दांतो, राइट ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड। और दांतों को 1321 में, लुइसो लहमे को 1793 में, मेरी अंतोनेट अक्टूबर 1793 में, और रॉबस्पियर 1793 में। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह हर जगह बंधन में है, जकड़ा हुआ है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रूसो ने। महान दार्शनिक रूसो ने कहा है कि फ्रांस के दार्शनिक थे और रूसो ने बहुत दुख के साथ लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। रूसो का यह कथन एक प्रकार से फ्रांस की राजक्रांति का नेतृत्व वाक्य बना और वह 1789 की ईस्वी में जो है राजशाही से मुक्त हो गया। ठीक है, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है? ए आर देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, सुभाष चंद्र बोस, भारतीय संघर्ष, आर एस शर्मा, भारतीय सामंतवाद, जी एस सरदेसाई, उत्तरी भारत में शहरी राष्ट्रवाद। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है डी है, इसमें ये सुमेल नहीं है। देखिए, आर एस देसाई भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय संघर्ष, आर एस शर्मा भारतीय सामंतवाद। ठीक है, और डी है जी एच सरदेसाई मराठों का नवीन इतिहास। ठीक है, कौन सा? मराठों का नवीन इतिहास इनकी पुस्तक है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी हम इसमें भी देख लेते हैं और राइट ऑप्शन हो जाएगा जैसा कि डी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। मार्क्स के विचारों की धुरी और मार्क्स को यह मूलभूत ऐतिहासिक नियम भौतिक मूल्यों के उत्पादन में समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियों से प्राप्त हुआ था। और मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में बताया कि सामाजिक आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तन कुछ निश्चित वस्तुनिष्ठ नियमों के अंतर्गत आते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जैसा कि पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को। और अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री को हिस्टोरिया से लिया गया है जो कि है ये यूनानी शब्द है। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द जैसा कि हिस्ट्री यूनानी या ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है और जिसका मतलब होता है छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसे ग्रीक यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है। सबसे पहले हेरोडोटस नाम के यूनानी व्यक्ति ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी दी थी। इतिहास एक विज्ञान है, न कम न ज्यादा, निम्न के द्वारा कहा गया। जे बी बरी, जे बी बरी ने कहा कि इतिहास एक विज्ञान है, न कम न ज्यादा। जो विद्वान इतिहास को विज्ञान नहीं मानते उसे एक कला मानते हैं। कला उस ज्ञान को कहते हैं जो ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करके अच्छाई और बुराई का निर्णय करके व्यक्ति या समाज को अच्छाई की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है, किस देश में इतिहास लेखन की एनल शैली का उद्भव हुआ? राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, इतिहास लेखन की एनल शैली का उद्भव फ्रांस में हुआ। नेक्स्ट है, इतिहास एक पारस्परिकता की अनुरोध पद्धति इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच है। राइट ऑप्शन एच कार है। एच कार का कथन है कि इतिहास एक पारस्परिकता की अनुरोध पद्धति इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच में है। इन्होंने कहा जो व्यक्ति घटित घटनाओं का संकलन करता है, यानी जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं और उसका संकलन करता है, वह निस्संदेह इतिहास की रीढ़ होता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक द एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इमरजेंसी इन कॉलोनियल इंडिया किसने लिखे? रणजीत गुहा, ज्ञानेंद्र पांडे, शहीद अमीन, बिपिन चंद्र। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रणजीत गुहा। तो प्रसिद्ध पुस्तक द एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इमरजेंसी इन कॉलोनियल इंडिया रणजीत गुहा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, आदर्शवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करने वाला कौन था? ऑप्शन डी है हीगल। हीगल आदर्शवादी थे और जर्मनी के प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक हीगल का जन्म 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हीगल का जन्म हुआ था और स्टटगार्ड नामक नगर में हुआ था। जर्मनी में हुआ था, स्टटगार्ड नामक नगर में हुआ था। उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण की व्याख्या की। कार्ल मार्क्स साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के थे।
क्रोचे इटली के आत्मवादी दार्शनिक थे और वह उदारवादी विचारक थे, किंतु उन्होंने मुक्त व्यापार का विरोध किया। नेक्स्ट है नेतृत्व की अवधारणा जिसका उपयोग ऐतिहासिक विश्लेषण में व्यापक रूप से होता है, निम्न की कृतियों में उद्धृत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटोनियो ग्राम्सी। तो नेतृत्व की अवधारणा जिसका उपयोग ऐतिहासिक विश्लेषण में व्यापक रूप से होता है, एंटोनियो ग्राम्सी की कृतियों में उद्धृत है। और ग्राम्सी ने अपनी पुस्तक पेरिस नोट्स में अपने चिंतन का सैद्धांतिक आधार इसी अवधारणा को बनाया है प्रिजन नोट्स में। ठीक है, अपनी इनकी पुस्तक है प्रिजन नोट्स। और ग्राम्सी के इस अवधारणा का जो है केंद्रीय विचार है कि जनता शक्ति द्वारा शासित न होकर विचारों द्वारा शासित होती है। बी आर अम्बेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से कब त्याग पत्र दिया? राइट ऑप्शन बी है अक्टूबर 1951 में त्याग पत्र दिया था। और आजादी के बाद जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व में बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कानून मंत्री विधि मंत्री बनाया गया था। और बाद में कई मुद्दों पर कांग्रेस ने मतभेद के कारण उन्हें 1951 में मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया और अपने द्वारा गठित अनुसूचित जाति संघ को मजबूत करने में वो लग गए। नेक्स्ट है हैदराबाद राज्य की स्थापना हेतु निजाम मुल्क उल मुल्क ने मुगल सेनापति मुबारिज खान को किस युद्ध में परास्त किया था? ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध, भोपाल का युद्ध, शंकरखेड़ा का युद्ध, अशाई का युद्ध। और राइट ऑप्शन डी है जैसा कि शंकरखेड़ा का युद्ध। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना होती निजाम उल मुल्क चिनकिलिज खां जिसका नाम था ने मुगल सेनापति मुबारिज खान को 1724 ईस्वी में शंकरखेड़ा के युद्ध में परास्त किया। 20 क्वेश्चन है पंजाब टेंडेंसी एक्ट, ठीक है, कब लागू हुआ? राइट ऑप्शन है 1902। तो मध्य पंजाब में सरकार के लगान संबंधी कानून साहूकार के घोषणों के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध कई स्थानों पर किसानों ने संघर्ष किया। सरकार ने उन्हें संतुष्ट कर पंजाब टेंडेंसी एक्ट लगाया जिसके अनुसार निश्चित हुआ कि साहूकार किसान की भूमि को खरीद अथवा गिरवी नहीं रख सकता। तब भी किसानों का आंदोलन चलता रहा। बाद में यह आंदोलन पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा बना। ठीक है, 21 क्वेश्चन है ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभावित किया और परिमाणिक हुई। और राइट ऑप्शन डी है ये सभी चीजें, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, उपसामंतीकरण, भी औद्योगिकरण। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 ईस्वी में हुई जब प्लासी के युद्ध के विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हुआ था। और ग्रामीण ऋणग्रस्तता का कारण ब्रिटेन की मशीनों से बनी सस्ती वस्तुओं की भारत में जो बाढ़ आई उसने ग्रामीण शिल्प का ह्रास कर दिया। कृषि पर बोझ बढ़ता चला गया तथा भी औद्योगिकरण बढ़ता गया और बिचौलियों का भूमि संबंधी मामलों में प्रवेश हुआ जिससे उप सामंतीकरण बढ़ा तथा उनके द्वारा कृषकों का शोषण बढ़ता गया। 22 क्वेश्चन है अमेरिकी गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1861। तो अमेरिका में गृह युद्ध 1861 में आरंभ हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच लड़ा गया जिसमें उत्तरी राज्य विजयी हुए। और इस युद्ध का कारण यह था कि दक्षिणी राज्य अमेरिका से अलग होकर परिसंघीय राज्य अमेरिका नाम का एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें यूरोपीय मूल के स्रोत वर्णी यानी गोरे लोगों को अफ्रीकी मूल के जो कृष्णवर्णी यानी काले लोगों को गुलाम बनाकर खरीदने बेचने का अधिकार हो, जबकि उत्तरी राज्य अमेरिका की एक संघीय एकता बनाए रखना चाहते थे और ये पूरे देश को दास प्रथा देश से हटाना चाहते थे। 23 क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कार्टेज प्रणाली को निम्न में से किस देश में जोड़ा जाता है? राइट ऑप्शन बी है पुर्तगाल से। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कार्टेज जो प्रणाली है पुर्तगाल ने प्रारंभ की थी और पुर्तगाली समुद्रिक कल्याण को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। और पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली थे और पुर्तगालियों ने कार्टेज पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाजों को कार्टेज परमिट के बिना अरब सागर से में प्रवेश से वर्जित कर दिया था। और पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ा था। ठीक है, चीनी इतिहास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? और जैसा कि ऑप्शन देख लेते हैं हम है तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो अब प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42, ताइपिंग विद्रोह 1851, चीन जापान युद्ध 1894 और बक्सर युद्ध 1898 जो है 1901 दिया है। तो बक्सर युद्ध तो 1898 में हुआ नहीं था।
ठीक है। अच्छा, ये बॉक्सर युद्ध है, तो बॉक्सर युद्ध 1898 से 1901। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे? और बी हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। गांधी जी सहित अन्य नेताओं द्वारा सामान्य तौर पर यह स्वीकार किया गया कि आजाद भारत अपनी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा की जो है भाषाई सिद्धांत पर आधारित जो है निर्धारित करेगा, और 1948 में एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग तथा जेपीबी समिति गठित की गई, और जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध सलाह दी थी। इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गई, जिसमें आंध्र राज्य बनाने की मांग सबसे प्रबल थी। 1952 में पोटी श्रीरामलू की आमरण अनशन के चलते मृत्यु हो गई, जिसके कारण हिंसा प्रभाव प्रारंभ हो गई। इसके बाद 1953 में सरकार ने आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य बनाया। देश के अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जोर पकड़ने के कारण 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। कब की गई राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना? जो है 1956 में की गई। बहुत बार पूछता है, इसीलिए मैं लिखते रही थोड़ा सा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। और आयोग की रिपोर्ट पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश को गठन हुआ। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था, राइट ऑप्शन हो जाएगा गदाधर। तो रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम, जन्म इनका 18 फरवरी सन 1836 को बंगाल के हुगली में हुआ था, और उनके बचपन का नाम गदाधर था। उन्होंने विवेकानंद को अपना शिष्य बनाया था, स्वामी विवेकानंद। जो है 27 है द प्रिंस, पुस्तक किसने लिखी? तो मैं 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा देती हूँ, 30 क्वेश्चन बल्कि करा दूंगी। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकियावली। द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? तो मैकियावली। और द प्रिंस इटली के राजनीतिक चिंतक निकोलो मैकियावली की राजनीतिक कृति है, और द प्रिंस मैकियावली की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से है। राजनीतिक विचारकों ने मैकियावली को अपने युग का शिशु कहा है। 28 क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय सिद्धांत के तहत अधिकृत किए गए राज्यों का कालक्रमानुसार दर्शाएं। और राइट ऑप्शन जैसा कि ये है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फोर्थ। सतारा, फिर है उसके बाद उदयपुर, फिर है उसके बाद झांसी, फिर है नागपुर, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे डिटेल भी देख लीजिए आप। तो सतारा को 1848 में, और जैतपुर और संभल को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर 1853 में, झांसी को 1853 में तथा नागपुर को 1854 में आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर को इसलिए सी माना है। ठीक है, आंसर ए दिया हुआ है लेकिन उत्तर सी माना है। तो फर्स्ट, फोर्थ, इसमें आप एक बार सन देख के अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित महिलाओं पर ध्यान दें। बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, रेणुका राय, ताराबाई सिंधे। ठीक है, यह है कौन सा क्वेश्चन है? 29 क्वेश्चन है। और ठीक है, तो 29 क्वेश्चन है। और ठीक है, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, रेणुका राय, ताराबाई सिंधे, इनमें से संविधान सभा के सदस्य कौन सी थी? तो इसमें थी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, यानी बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता और ताराबाई सिंधे। ठीक है, कौन कौन थी? पहली ये, फिर दूसरी ये, फिर ये, रेणुका राय नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, तो ये थी, ताराबाई सिंधे नहीं थी। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न। बंटवारे के बाद कुल सदस्यों 389 में से भारत में 299 रह गए, और जिसमें कुल 299 चुने हुए तो वही 70 मनोनीत थे, जिसमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, महिला सदस्यों की संख्या, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा भी इस वगैरह में। तो 15 थी, और अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 महिला सदस्यों के नाम हैं। और सुचिता कृपलानी, तचलानी वेलावत, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंस जीवराज मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, एनी मास्क्रेन, सरोजिनी नायडू, अमूल स्वामीनाथन, विजयलक्ष्मी पंडित और रेणुका राय। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन के
तत्वों की किस प्रकार जो है गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? राइट ऑप्शन लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन तत्व प्रारंभ करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव पारित किया। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था और उनके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है और ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई है। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई हैं। लॉर्ड लिटन ने मार्च 1878 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया था, वर्नाकुल प्रेस एक्ट जो था, और इस अधिनियम के द्वारा किसी भी भारतीय भाषा के समाचार प्रकाशन को दंडात्मक आज्ञा दिया जा सकता था। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में भारतीय परिषद एक्ट 1909 पार्लियामेंट्री सुधार जिसे कहा जाता है पारित हुआ और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति स्थापित करने का प्रयास किया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन को प्रशासनिक सुधार के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है जो है रिपन, लॉर्ड रिपन। और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।